स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 के एनसीईआरटी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 3 तक जो है पिछले वीडियो में बताया गया था, तो इस भाग में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का जो है एक क्या है, तो किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। मतलब किसी वस्तु का जो है वैद्युत आवेश जो है क्वांटीकृत है, तो इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में जो है बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, तो इस कथन का तात्पर्य यह है कि हम किसी वस्तु को जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते हैं। मतलब जितना चाहते हैं उतना आवेश जो है नहीं दिया जा सकता है, अर्थात वस्तु के आवेशों के न्यूनतम इकाई के पूर्ण गुणजों में ही दिया जा सकता है। मतलब जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते हैं, केवल उसके जो है आवेशों के जो गुणज होते हैं उसी गुणजों के आधार पर ही जो है उसमें जो है आवेश दिया जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु का आवेश का क्वांटीकृत मतलब हो गया क्वांटम करना है, मतलब संख्या को गणना करना है। तो इसे गणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे गणितीय रूप में किसी पिंड का आवेश Q बराबर क्या होता है, n ही होता है। अब इसी सूत्र के सहायता से जो है उसकी गणना किया जाता है। अब n का नाम क्या है, तो n का नाम जो है एक पूर्णांक है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहा जाता है। और E का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश होता है। तो समझ में आ गया होगा कि आवेश क्वांटीकृत का मतलब होता है आवेश की गणना करना। और गणना कैसे करेंगे, तो Q बराबर n के सूत्र के सहायता से ही आवेश की जो है गणना किया जाएगा। तो जो है प्रश्न नंबर 4 का ये जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में इस उत्तर को जो है जरूर लिख लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, उत्तर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है बी वाला प्रश्न है। क्या प्रश्न है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण के अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। मतलब स्थूल या बड़े पैमाने पर जो है आवेश का जो है हमको जो है क्वांटीकृत करना है, तो कैसे गणना किया जाएगा। तो स्थिर अथवा बड़े पैमाने पर आवेश मूल आवेश से बहुत बड़ा होता है। याद रखेंगे किस आवेश से, मूल आवेश से बहुत बड़ा होता है, इसलिए क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। मतलब स्थूल में या बड़े पैमाने पे जो है आवेश की गणना कैसे किया जाता है, तो स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर जो है आवेश जो होते हैं वह मूल आवेश से बहुत बड़ा होता है, इसलिए क्वांटीकरण की अपेक्षा कर सकते हैं। तो यह उत्तर बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो इस उत्तर को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। तो जब कांच की छड़ को जो है किस में रगड़ा जाता है, रेशम के टुकड़ों में जब रगड़ा जाता है तो उसमें जो है आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों को भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, कांच की छड़ है और रेशम के टुकड़ों में जब रगड़ा जाता है तो दोनों पे क्या आता है, आवेश आ जाता है। लेकिन जब आवेश आता है तो एक पर धन आवेश होता है और एक पर जो है ऋण आवेश होता है। तो यहाँ लिख लेंगे, जब एक कांच की छड़ रेशम के टुकड़े से रगड़ी जाती है तो कांच के छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़ों पर जो है क्या होती हैं, स्थानांतरित हो जाती हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जो है
चली जाती हैं, जिससे कांच की छड़ धन आवेशी तथा रेशम का टुकड़ा जो है क्या होती है, ऋण आवेशित हो जाती हैं। मतलब एक पर जो है धन आवेशित हो जाएगा तो दूसरे टुकड़े पे क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाता है। अतः लिखेंगे, अतः दोनों पर बराबर तथा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब आवेश बराबर रहेगा लेकिन वह एक पर क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। मतलब एक पे प्लस है तो दूसरे पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रगड़ने के पश्चात मतलब रगड़ने के बाद जो है पुनः दोनों वस्तुओं पे नेट आवेश जो होता है वह उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अतः आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है। तो समझ में आ गया होगा, जब रेशम की छड़ को जो है कांच की छड़ को जो है रेशम के टुकड़ों पे जब रगड़ा जाता है तो रेशम का जो रहेगा और कांच के छड़ पे जो है आवेश तो आ जाता है लेकिन वह आवेश क्या होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं। मतलब एक पर धन आवेश होता है तो दूसरे पर क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो यह उत्तर जो है सरल भाषा में बताया गया है। तो इस उत्तर को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसको क्या कर लीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 क्या है, प्रश्न नंबर 6 के बारे में, तो प्रश्न नंबर 6 है 4 बिंदु आवेश। अब 4 बिंदु आवेश कौन कौन है, तो क्यू ए बराबर दिया गया है 2 माइक्रोकुलाम है, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकुलाम है, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकुलाम तथा क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकुलाम 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है वर्ग बनाएंगे। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर होती हैं, उसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब इस वर्ग में यहाँ पर बिंदु ए है और यह बिंदु बी है और यह बिंदु सी है और यह बिंदु डी है। अब यहाँ से इसको मिला लेंगे विकर्ण को और यहाँ से इसको मिला लेंगे विकर्ण को। अब विकर्ण मिलने के बाद ये बिंदु बन गया जो है इसका केंद्र। अब केंद्र पे जो है कितना आवेश है, तो 1 माइक्रोकुलाम आवेश है। और क्यू ए पर कितना है, तो 2 माइक्रोकुलाम है। क्यू बी पर कितना है, -5 माइक्रोकुलाम है। क्यू सी का जो है क्या है, तो यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम है और डी पे जो है -5 माइक्रोकुलाम है। और इसकी भुजा कितनी सेमी दिया गया है, तो 10 सेमी जो है वर्ग की भुजा दिया गया है। तो वर्ग की भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और यहाँ पर इसके केंद्र पे जो दिया गया 1 माइक्रोकुलाम दिया गया है और ये बिंदु क्या है, ओ है। तो यहाँ पे परिणामी जो है बल बताना है कितना होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे ए जो है, ए पर जो है कौन सा आवेश है, तो प्लस जो है 2 माइक्रोकुलाम है। और सी पे देखेंगे यहाँ पर भी 2 माइक्रोकुलाम है और इसके केंद्र पर भी जो है 1 माइक्रोकुलाम है। तो ए के द्वारा जो है देखेंगे यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। जब प्लस आवेश होता है तो उसके बीच जो बल लगा होता है वह प्रतिकर्षण बल लगा होता है। तो ए के द्वारा जो यहाँ पे बल लगेगा वो इसका नाम क्या रहेगा, एफ ए हो जाएगा। और जो है यह प्रतिकर्षित होगा, मतलब यह जो है ए के तरफ न हो करके वह सी की तरफ जो है हो जाएगा। अगर इधर से देखेंगे तो जो है सी वाला बल जो इस पे लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। मतलब ए वाला बल जो है प्रतिकर्षित हो गया और जो है सी वाला बल भी जो है क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि दोनों के आवेश आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और यहाँ देखेंगे -5 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पर भी 5 माइक्रोकुलाम है। तो यहाँ पर भी दोनों में आवेश क्या हैं, बराबर हैं। जब आवेश बराबर होते हैं तो क्या लगा होता है, प्रतिकर्षित बल लगा होता है। तो यहाँ पर एफ बी बल लिख देंगे और यहाँ पे जो है एफ जो है डी बल लिख देंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जितना, अब यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से इसकी दूरी जो है मालूम नहीं है, अगर इसकी दूरी को अगर यहाँ से लेकर के यक्स मान लें, यह भी यक्स मान लें और ये भी यक्स मान लें और ये भी यक्स मान लें, तो अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से अगर ये देखेंगे सी तो यहाँ 2 आवेश है। पहला 1 माइक्रोकुलाम है तो दूसरा जो है 2 माइक्रोकुलाम है।
अगर इधर देखेंगे O से A की तरफ, तो यहाँ 1 माइक्रोकुलाम है और यहाँ 2 माइक्रोकुलाम है। इसके बीच की दूरी x है और इसके बीच की भी दूरी क्या है, x है। तो यहाँ पे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल जो है यहाँ Fa और यहाँ पर Fc। अब दोनों का परिणामी बल क्या होगा, तो यहाँ प्रतिकर्षित बल लग रहा है, इसलिए परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। जैसे कलम देख रहे हैं, कलम में मतलब इधर जो है एक और बल लग गया और एक और बल लग गया, तो बीच में इसका परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब इधर से भी खींचिए और इधर से भी खींचिए तो इसका परिणामी बल क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि F F जो है F तथा Fc में परिणामी बल जो होगा क्या हो जाएगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य होगा। परिणामी बल शून्य होगा। अब शून्य क्यों होगा, शून्य होगा क्योंकि प्रतिकर्षित बल लग रहा है, मतलब इधर भी और इधर भी। तो यहाँ लिख लेंगे Fa का मान और Fc का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर भी लिख देंगे आपका, यहाँ पर Fb प्लस जो है क्या लिखेंगे, यहाँ पर Fd, यहाँ लिखेंगे Fd में क्या लिखेंगे, परिणामी बल क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जो है परिणामी बल जो होगा वह शून्य हो जाएगा। अब परिणामी बल शून्य क्यों होगा, क्योंकि उसके बीच में कौन सा बल लग रहा है, तो प्रतिकर्षित बल लग रहा है। तो प्रतिकर्षित बल में जो है इसका परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे Fb प्लस Fd बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर जो है 2। अब यहाँ पे इसके केंद्र पे पूछा जा रहा है, तो केंद्र पे जब पूछा जाएगा तो लिखेंगे कुल जो है, कुल परिणामी बल। तो कुल परिणामी बल क्या होगा, तो कुल परिणामी बल हो जाएगा, अब दोनों जो है बल को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कुल परिणामी बल F बराबर होगा Fa क्या लिखेंगे, Fa प्लस Fc प्लस Fb प्लस क्या हो जाएगा, Fd हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है दो परिणामी बल यहाँ निकला है, Fa ध्यान देंगे, Fa और Fc और Fb और Fd, ये चारों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद से जो है इसमें मान को क्या रखेंगे, रख लेंगे Fa प्लस Fc। देखिए यहाँ पर Fa प्लस Fc का मान क्या आया है, 0 आया, तो 0 रख लेंगे। प्लस Fb प्लस Fd, तो Fab प्लस Fd का मान क्या आया है, तो 0 आया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 रख लेंगे। अब 0 में जब 0 को जोड़ेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका परिणामी बल जो आएगा वो क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब उसके केंद्र पर जो है 1 माइक्रोकुलाम जो है आवेश, जो उसके केंद्र पर जो है आवेश का मान क्या, वैद्युत बल का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब कैसे 0 हुआ है, तो यहाँ पे सिद्ध करके जो है बताया गया है, और इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और याद रखिएगा परिणामी बल में जो होता है, अब इधर जो हमारा परिणामी बल है और इधर हमारा परिणामी बल जो लग रहा है, मतलब यहाँ प्रतिकर्षित बल लग रहा है, तो प्रतिकर्षित बल का जो परिणामी बल होता है वह क्या होता है, 0 होता है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 6 जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। तो 7 में जो है 2 प्रश्न है, तो 7A है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती हैं, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती हैं, क्यों। अब यहाँ पर जो बताना है कि वैद्युत जो क्षेत्र रेखा है वह सतत वक्र होती हैं, तो कोई क्षेत्र रेखा एकाएक जो है नहीं टूट सकती हैं, क्यों। तो इसके बारे में पहले जो है समझ लेते हैं कि बल रेखाएं आम तौर पर एक वक्र रेखाएं होती हैं। जो बल रेखाएं होती हैं वह वक्र रेखाएं होती हैं, मतलब वक्र रेखाएं का मतलब जो होती हैं वह माने धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, और वह जो निकलती हैं वह कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अगर जहां काटती हैं तो कटान बिंदु पे 2 दिशाएं प्रदर्शित करती हैं, इसलिए जो है असंभव माना जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि बल रेखाएं आम तौर पर एक वक्र रेखाएं होती हैं, इसके अतिरिक्त वे सतत वक्र रेखाएं होती हैं जो अचानक नहीं टूटती हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो टूटने पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएगी, मतलब वहां पर वैद्युत क्षेत्र का दिशा ही नहीं दर्शाया जाएगा। इसलिए जो है वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह जो है
एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और देख सकते हैं सतत वक्र रेखाएं जो है अचानक नहीं टूटती हैं। यदि ऐसा होता है तो टूटने पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएगी। तो उत्तर जो है बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस उत्तर को जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब इसका बी वाला उत्तर है, प्रश्न है स्पष्ट कीजिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती क्यों नहीं है, इसका कारण बताना है। तो यहाँ लिख लेंगे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो कटान बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि क्या है, असंभव है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पे जो है दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि उसको क्या माना गया है, असंभव है। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो प्रश्न नंबर 7 जो है क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो इसे 60 स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में जरूर इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है, दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर दिया गया 3 माइक्रोकुलाम है, क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित हैं। मतलब यहाँ पे दो आवेश है, पहला जो आवेश है वह 3 माइक्रोकुलाम है और दूसरा जो आवेश है वो -3 माइक्रोकुलाम है। तो पहला प्रश्न है, दोनों आवेशों को मिलाने वाला रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु का नाम क्या है, A है, और यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पे इसका नाम जो है, इसका बिंदु का नाम B है। तो यहाँ A है और B है। टोटल कितनी दूरी पर रखा गया है, टोटल जो है दोनों बिंदु के बीच की दूरी जो है यह 20 सेमी पर रखा गया है। पहला आवेश कितना रखा गया है, तो यहाँ पर 3 माइक्रोकुलाम और यहाँ पर जो रखा गया है -3 माइक्रोकुलाम। तो इसको Q1 कहेंगे और इसको Q2 कहेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे Q1 का मान कितना है। तो Q1 का मान जो है 3 माइक्रोकुलाम है। अब यहाँ Q1 बराबर हो जाएगा और 3 माइक्रोन को हटा देंगे तो 3 गुणे 10 के पावर -6 घात हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे कुलाम होगा। माइक्रोन को हटाएंगे तो कितना घात होगा, 3 गुणे 10 के पावर -6 कुलाम हो जाएगा। Q2 बराबर कितना है, तो Q2 बराबर जो है -3 माइक्रोकुलाम है। अब Q2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -3 है और माइक्रोन में कितना घात होगा, 10 के पावर जो है -6 कुलाम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है को माइक्रोन को किस में बदला गया, कुलाम में बदल दिया गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ मध्य में, मध्य माने बीचों बीच में, मतलब यहाँ से इसकी दूरी को R1 मान लें और इसको दूरी को क्या मान लेंगे, R2। तो R1 कितना है, 10 है, और R2 भी कितना है, 10 है, क्योंकि मध्य में यह बिंदु O है मान लेते हैं। तो R1 के जगह पे लिखेंगे R1 बराबर क्या है, 10 सेमी होगा। अब यहाँ R1 बराबर जो है सेमी को हटा देंगे तो 10 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सेमी के जगह पे जो सेमी था तो अब क्या बन गया, मीटर हो गया। तो R1 का मान जो है 10 गुणे 10 के पावर जो है -2 मीटर हो गया। अब इसी प्रकार जो है यहाँ पर R2 देखेंगे तो R2 भी उतना ही है, 10 के पावर -2 है। तो यहाँ लिखेंगे R2 बराबर, लिख लेंगे R2 बराबर हो जाएगा 10 जो है क्या है, सेमी है। अब ये सेमी को इसमें भी हटा देंगे तो क्या बनेगा, R2 बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 के पावर जो है -2 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है R1 का मान भी उतना ही है और R2 का मान भी उतना ही है। अब मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे E बराबर हो जाएगा यहाँ पर
E1 प्लस क्या होगा E2 हो जाएगा। मतलब इधर से E1 और इधर से E2 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो यह मध्य बिंदु का जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। अब यहाँ E बराबर लिखेंगे, E बराबर हो जाएगा, E1 का सूत्र क्या होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे Q1/R1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ क्या लिखेंगे Q2 बटा क्या बनेगा R2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यह E1 है तो इसने Q1R1, और यह E2 है तो इसने Q2R2 हो जाएगा। तो अब इसमें से देखेंगे कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें से कॉमन जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है कॉमन दिखाई दे रहा है, तो E बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे Q1/R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा Q2/R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे Q1 का मान, Q2 का मान, R1 का मान, R2 का मान रख लेंगे, तो E बराबर हो जाएगा, और इसका मान तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1। अब Q1 कितना था 3 माइक्रोन था, तो 3 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा, बटा R1 का मान क्या था 10 गुणे 10 के पावर -2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस, और Q2 का मान माइनस था, लेकिन याद रखिएगा माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें -3 माइक्रो कूलम था, तो यहाँ ए बी दिशा की बात करें, ए से बी की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पे जो है माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता है, माइनस को छोड़ देंगे। 3 गुणे 10 के पावर क्या है -6 बटा, और यहाँ क्या था 10 गुणे 10 के पावर -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यह माइनस क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि मतलब मध्य बिंदु में जब निकाला जाता है तो यह आवेश जो है क्या हो जाएगा धनात्मक माना जाता है। अब यहाँ लिखेंगे E बराबर हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे 9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों का हर को अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों का हर आपस में क्या है बराबर हैं, तो 3 और 3 ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 6 गुणे 10 के पावर -6। मतलब अगर इसका 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 क्या करेंगे नोट कर लेंगे। इसको घात को जोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि बीच में जब प्लस रहता है तो यहाँ पे जितना पावर यहाँ है और जितना पावर यहाँ है यही पावर को यहाँ नोट कर लेंगे, और 3 3 जोड़ लेंगे क्या बनेगा 6 हो जाएगा, बटा, और यहाँ 10 देखें दोनों का हर आपस में क्या है बराबर है, तो इसने 10 गुणे 10 के पावर -2 के ऊपर क्या घात हो जाएगा 2 घात हो जाएगा। मतलब दोनों का हर आपस में क्या है बराबर है। अब यहाँ लिखेंगे E बराबर होगा 9 में 6 का गुणा करेंगे तो 9 6 के 54 हो जाएगा, 10 के पावर 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 घात हो जाएगा, बटा हो जाएगा 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 10 के पावर जो है 2 दूना 4 -4 घात हो जाएगा। तो ये अभी लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये 4 घात ऊपर चला जाएगा तो E बराबर हो जाएगा E बराबर 54 गुणे 10 के पावर 3 प्लस 4 घात ऊपर चला गया, बटा में क्या हो गया 100 हो गया। अब 100 यह हो गया 3 घात, और 4 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तो 54 यहाँ नोट कर लेंगे, 54 गुणे 10 के पावर 7 बटा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए 1 0 जो है इसको क्या करेगा दे देगा। जब 1 0 इसको दे देगा तो ये बन जाएगा 540 हो जाएगा, और 6 घात हो जाएगा। तो यहाँ पे हल कर लेंगे E बराबर हो जाएगा E बराबर 540 गुणे 10 के पावर 6 बटा और 100 से भाग कर देंगे, तो जब भाग करेंगे तो क्या आएगा 5.4 गुणे 10 के पावर 6 हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है तो न्यूटन प्रति क्या होता है कूलाम होता है। तो E का मान जो निकल गया 5.4 गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। तो कैसे जो है मान को निकाला गया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे कैसे इसको हल किया गया है। तो अब 7 का बी प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यदि 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश
इस बिंदु पर रखा जाए। तो यहाँ पर जो आवेश दिया गया है, अब यहाँ लिख लेंगे Q बराबर क्या दिया गया, -1.5 गुणे 10⁻⁹ कूलाम। क्योंकि यहाँ ऋणात्मक परीक्षण आवेश की बात कहा गया है, इसलिए हम माइनस लगा लेंगे। इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो इसमें F बराबर जो है पूछा जा रहा है, तो F बराबर क्या करेंगे, प्रश्नवाचक कर लेंगे। अब F का सूत्र क्या होता है और F बराबर क्या होता है, लिख लेंगे यहाँ पर QE होता है। F बराबर पढ़े होंगे, F बराबर क्या होता है, QE। Q का मान क्या है, -1.5 गुणे 10⁻⁶, और E का मान जो है 7.7 A में जो है निकाला गया है, मतलब A वाले प्रश्न में जो है E का मान निकाला गया है। तो E का मान क्या आया था, 5.4 गुणे 10⁻6 आया, कितना आया था, 5.4 गुणे 10⁻6। अब ये 5.4 का गुणा जब 1.5 में करेंगे तो F बराबर हो जाएगा यहाँ -8.1 हो जाएगा, और 10 के पावर जो है 6 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा का घात 3 घात हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसमें दो प्रश्न दिया गया था, 7A और 7 क्या था, B था। और E में क्या पूछा, A में क्या पूछा गया था, तो E का मान पूछा गया था, और B में किसका मान पूछा गया था, तो F का मान पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ जो है 7A नहीं है, ध्यान दीजिए, यह 8B है। क्या है, 8B है। 8B को जो है हल किया गया है, तो 8B और 8A। तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, और वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।